वेलकम टू द एडुजन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपकी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए हम लोग बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक छोटा सा कैप्सूल जो आपके कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बायो से रिलेटेड सारी कमजोरियों को ख़त्म कर देगा। इस कैप्सूल को खा जाइए, पचा जाइए, समझ लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है फिजियोलॉजी, क्या होता है फिजियोलॉजी जो होता है वो जो एनीमिया, आयरन के कमी से, विटामिन B12 के कमी से और फॉलिक एसिड के कमी से, विटामिन सी जो होता है वो। वेलकम टू द एडुजेन। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस बायोलॉजी के सेशन के साथ जुड़ जाइए। आपके जितने भी एग्जाम है BPSC AEDO, BSSC CGL4, BSSC इंटर लेवल एंड मेनी मोर अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जाम हैं उसमें जो आपके बायोलॉजी के जिस पोर्शन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज उस पोर्शन को डील करना है। आज कोई क्वेश्चंस डील नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी बोला जा रहा है। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में कि हाँ किसके स्टडी को क्या कहते हैं। एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। तो अगर एग्जाम में पूछा स्टडी ऑफ एनिमल को क्या बोलेंगे तो जूलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ प्लांट को क्या बोलेंगे तो बोटनी कहेंगे। पौधों के अध्ययन को बोटनी और जानवरों के अध्ययन को जूलॉजी। और अगर जीन्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं तो उसको जेनेटिक्स कहते हैं। और इसके फाउंडर कौन थे? मेंडल, याद रखेंगे, ग्रेगोर जोहान मेंडल। और इकोलॉजी के बारे में हम लोग, इकोलॉजी किसको कहते हैं कि इकोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण और जो ऑर्गेनिज्म उसमें रह रहे हैं उनके बीच जो रिलेशनशिप है उनके स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। और पैलियोनटोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स को बोलेंगे। और जब प्लांट फॉसिल्स की बात आएगी तो पैलियो बोटनी हो जाएगा। बोटनी का मतलब ही प्लांट से रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है फिजियोलॉजी, क्या होता है फिजियोलॉजी जो होता है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल फंक्शन करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में उसके स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। और जो मेडिकल स्टडी में पैथोलॉजी बोलते हैं डिजीज के स्टडी को, ऑन्कोलॉजी कैंसर के, और वायरसेस के वायरोलॉजी बोलेंगे, बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी बोलेंगे, ब्लड सीरम के स्टडी को सेरोलॉजी बोलेंगे। और फिर कुछ स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे बोन्स के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे, पॉलन और स्पोर्ट्स के स्टडी को पैलिनोलॉजी बोलेंगे। और फिशेस की अगर बात आएगी तो इचिटोलॉजी बोलेंगे। बर्ड्स की बात आएगी ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। ग्रासेस की बात एग्रोस्टोलॉजी बोलेंगे। अब कुछ पॉइंट्स जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से रिलेटेड है उससे भी जो क्वेश्चन बनते हैं, आज आपको वही क्वेश्चन सब कराए जाएंगे, वही टॉपिक बताए जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में बी का अगर फार्मिंग करते हो तो एपीकल्चर बोलते हैं, सिल्क का तो सेरीकल्चर बोलते हैं, प्लांट के हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, और जो बिना सॉइल के प्लांट ग्रो होते हैं उनको एरोपोनिक्स बोलते हैं। क्योंकि एरो देख रहे हो, एरो से याद रखो एयर, मतलब बिना सॉइल के। हाइड्रोपोनिक, ऐसे पौधे जो वाटर में ग्रो करते हैं उनको हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। क्लियर? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का ओरिजिन क्या है और एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ उस पर बात करते हैं। पहला है एज ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या एज? अर्थ का एज जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है अर्थ हमारा। और लाइफ कब शुरू हुआ यहाँ पे? 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। और पहला लाइफ कहाँ पे? तो ओशन के पास, ओशन के पास पहला लाइफ फॉर्म हुआ था। एक थियरी आती है ओपरिन हेल्डेन थ्योरी। ये थियरी क्या कहता है ओपरिन हेल्डेन थ्योरी? कि लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ है वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस से हुआ है और आगे चल के वो केमिकल इवोल्यूशन में क्या हुआ है, लीडिंग टू केमिकल इवोल्यूशन। और इसमें क्या है कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन है? H2O, एग्जाम्पल लिख लो H2O और CH4। ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं शुगर और एमिनो एसिड, ये इन्वॉल्व हुए फॉर्मेशन के ये दोनों, मतलब कौन? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, कहाँ पे? इन द एंशिएंट ओशन, उसी को प्रीबायोटिक सूप कहते हैं। और प्रीबायोटिक सूप से क्वेश्चन बनता है प्रीबायोटिक सूप क्या कहते हैं? तो बेसिकली सिंपल सा है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो H2O CH4 और जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है शुगर एमिनो एसिड, ये इनके इन्वॉल्वमेंट से इन्होंने एक फॉर्मेशन किया। कहाँ पे किया? एंशिएंट ओशन में, उसी को प्रीबायोटिक सूप कहते हैं। और यही थ्योरी है ओपरिन हेल्डेन की थियरी है। चलिए अब क्या है इवोल्यूशनरी थ्योरी किसका? लैमार्किज्म का। ये क्या बताता है? लैमार्किज्म का जो ये थियरी है ये बेसिकली हमको बताता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं कि वो अपने फिजिकल ट्रेट्स, है ना, जैसे जिराफ है सपोज, ये क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो जन्मजात हो, जैसे जिराफ, उसका लंबा अगर
सर होता है, नेक उसका गर्दन अगर लंबा होता है तो क्या मतलब कि बड़ा होने पे होता है कि उनके ऑफ स्प्रिंग का ही होगा लंबा। तो वही है, कुछ क्वालिटी जो होती है वो इनहेरिटेंस ही होती है, उस वही थ्योरी को बोलता है लैमार्किज्म। अब डार्विनिज्म क्या बोलता है? डार्विनिज्म जो कहता है कि ये एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है जो कि नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होता है, और ये थ्योरी दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या है कि बेसिकली जो ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं नए स्पेसीज के दरमियान, और जो उनके अपने पूर्वजों से लेकर के जो जो गुण वो आते हैं उसमें कुछ कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन वही सर्वाइव कर पाता है जो फिट होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिट, जैसे डायनासोर गायब हो गया, वो नहीं सर्वाइव कर पाया। तो बेसिकली डार्विनिज्म का यही है कि नेचुरल सिलेक्शन से नेचर खुद का सिलेक्शन कर लेता है, और वो जो एग्जिस्टेंस है वो उन्हीं का हो पाता है जो फिट होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये कैसे होगा? नेचुरल सिलेक्शन से होगा। म्यूटेशन थ्योरी क्या कहता है? म्यूटेशन थ्योरी जो है वो पहली बात दिया किसने? हुगो डी व्रेस। और म्यूटेशन थ्योरी जो है वो क्या बताते हैं कि एवोल्यूशन म्यूटेशन से होगा। म्यूटेशन मतलब क्या है कि नई प्रजातियों की उत्पत्ति होगी, धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों की बजाय एक ही बार में अचानक परिवर्तन हो जाएगा और बड़े और अस्थायी रूप से होगा। ये होता है म्यूटेशन थ्योरी कि नई प्रजाति की उत्पत्ति तो होगा, लेकिन क्या धीरे धीरे होगा? नहीं, एक ही बार अचानक से बड़े और अस्थायी परिवर्तन होगा। तो चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा सेल। सेल अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेल क्या है? सेल हमारे बॉडी का द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, कि सेल जो हमारे बॉडी का बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। और ये इसका टर्म जो कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक। कब दिए थे? 1865 में दिए थे। और सेल के टाइप कौन होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? ऐसे सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल बैक्टीरिया और आर्चिया। और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जो कम्प्लेक्स सेल होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस तो होते ही हैं और डीएनए होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, जैसे प्लांट हो गए, हम लोग हो गए, एनिमल हो गए, फंगी हो गए। क्लियर है? सेल ऑर्गेनल यानी सेल जो काम करता है उसमें क्या क्या होता है, उसके सेल के कौन कौन से ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर मोस्ट सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर होता है। वो क्या करता है? जैसे प्लांट में सेल वॉल होगा, प्लांट में क्या होगा? सेल वॉल होगा। एनिमल में यही सेल मेम्ब्रेन होगा, हम लोग में सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर है, मतलब कि वो सिलेक्टेड चीज को ही परमिट देगा और कंट्रोल करेगा कि एंटर कर सकता है कि नहीं, एग्जिट कर सकते हैं। हर चीज अंदर बाहर नहीं हो सकता है, सिलेक्टेड चीज ही होगा, उसी को परमिट मिलेगा। सेल वाल वो जो प्लांट में होता है, अभी हम लोग पढ़े। सेल वाल क्या है? एक रिजिड है, एक कठोर है, वो आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट सेल का, जो कि किस चीज का बना होता है। यहां से क्वेश्चन आएगा कि सेल वाल किस चीज का बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। और फंगी का किस चीज का बना होता है, तो चिटीन का बना होता है, चिटीन का। और इसी की वजह से फंगाई को सेफ मिलता है। क्लियर है? और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सेल को और देखेंगे। अब है न्यूक्लियस, ये भी सेल ऑर्गन। न्यूक्लियस क्या होता है? ये बेसिकली कंट्रोल सेंटर है और इसी में डीएनए होगा। क्या होगा? इसी में बेसिकली डीएनए पाया जाएगा और वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, उसी तरह न्यूक्लियस भी जो होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा और उसी में डीएनए होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? इसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पावर हाउस ऑफ द सेल लिखा है। यहाँ पे बनता है खाना और ये देखिए जनरेटिंग एनर्जी मिल रहा है आपको किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी है। एटीपी क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी है। अब ईआर आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो तरीके का होता है, एक सॉफ्ट और एक रफ, यानी स्मूथ ईआर और एक रफ ईआर। तो स्मूथ ईआर जो होता है वो फैट और लिपिड को सिंथेसाइज करता है। किसको करता है? एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको? फैट और लिपिड, फैट और लिपिड। और रफ जो होता है वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, किसके वजह से? राइबोसोम के वजह से। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ कैसे हो जाता है कि स्मूथ है, उस पर कुछ नहीं है, कोई राइबोसोम नहीं है, और जिस पे राइबोसोम है जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उसी को रफ बोले हैं। और वहां पे रफ वाले जो आरईआर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहीं पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और स्मूथ में क्या होता है कि फैट और लिपिड। क्लियर है? राइबोसोम अभी देखे हम लोग कि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और इसलिए राइबोसोम क्वेश्चन पूछता है, राइबोसोम का लेना देना किससे? प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट और लिपिड। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग, सुसाइडल
बैग, क्योंकि ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है ना। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, खुद को पचा लेता है और जो वेस्ट होते हैं उसको ब्रेक डाउन, यानी खुद को ये क्या करता है, खत्म कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोले। प्लास्टिड जो कि प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाएंगे। अब प्लास्टिड का बेसिकली समझ लो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, ठीक है। इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होगा, यानी पौधा अपना खाना बनाएगा। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है, ये क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होगा, तो ग्रीन कलर का होगा। ये किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, ये ग्रीन कलर का होगा क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोफिल, आप क्लोरोफिल से भी समझ रहे हो कि हाँ ग्रीन कलर का होगा, और इसके वजह से फोटोसिंथेसिस होगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होगा और इसका काम सिर्फ स्टोरेज का होता है। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है बेसिकली वो कलरफुल होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, वो कलरफुल होगा। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल, तो याद रखेंगे, क्रोमोप्लास्ट बोले तो कलरफुल, क्लोरोप्लास्ट बोले तो ग्रीन पिगमेंट, और ल्यूकोप्लास्ट बोले तो कलरलेस। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, स्टोरेज का। क्लोरोप्लास्ट काम का ग्रीन पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेगा। क्रोमोप्लास्ट क्या है, तो क्रोमोप्लास्ट कलरफुल और फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा है। इसी वजह से इसको किचन भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, किचन भी कह रहे हैं, किचन ऑफ सेल, क्योंकि किसका, प्लांट का। याद रखेंगे, एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया बोल पावर ऑफ द सेल, ठीक है। अब डीएनए जो कि कहां होता है, डीएनए होता है न्यूक्लियस में, और इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो आपके होते हैं वो सारा इसमें स्टोर रहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये डीएनए का होता है, और ये दिए कौन था, वाटसन और क्रिक के द्वारा ये दिया गया था। क्रोमोसोम बेसिकली ये भी एक डीएनए है, लेकिन कैसा डीएनए है, डेंसली पैक्ड डीएनए है, जिसमें ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। अभी आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे फोकस करो कि जो आपके एग्जामिनेशन में जहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस हैं जो किसके द्वारा दिया गया था, लिनियस, है ना। और लिनियस जो है वो कौन से 2 किंगडम है, प्लांटिया और एनिमेलिया, ठीक है। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन, विचहेकर 1969 में। कौन कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटिया एनिमेलिया, तो देख ही रहे हो आप। तो बेसिकली क्या है कि मोनेरा का एग्जांपल, मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना होता है। इसके एग्जांपल बैक्टीरिया और आर्चिया हो जाएगा। बैक्टीरिया किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ओटो वन लियोहॉक। और नोटेबल टाइप्स क्या है इसमें, राइजोबियम जो होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में, किसके साथ, लेज्यूम्स के साथ। और जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसी को ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो आ जाता है कि ब्लू ग्रीन अलगी इसमें से किसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारा ऑप्शन होगा और साइनोबैक्टीरिया भी होगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं। अब आता है सेकंड, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। इसके एग्जाम्पल अलगी और प्रोटोजोआ हो जाएंगे। अलगी क्या है, अलगी ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में ऑटोट्रॉपिक उनको बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट होगा। इसलिए इसमें देख लो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब क्या, क्लोरोप्लास्ट, और ये प्लांट में होता है। ग्रीन पिगमेंट अभी ऊपर पढ़े। तो अलगी ऑटोट्रॉपिक होता है, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल है, यानी अपना खाना खुद बनाता है। और तकरीबन वर्ल्ड के ऑक्सीजन का 50% ऑक्सीजन जो है वो कौन प्रोड्यूस करके दे रहा है, अलगी दे रहा है। प्रोटोजोआ जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है मोस्टली, है ना। वो उसमें कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लाज्मोडियम होंगे जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है, और अमीबा होगा। और क्या होगा, अमीबा होगा। अब देखते हैं फंगाई। फंगाई जो होता है बेसिकली वो यूकैरियोटिक होगा। वो क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा फंगाई, यूकैरियोटिक। और ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये याद रखेंगे, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। और इसमें क्या होगा, सेल वाल होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि सेल वाल तो है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। और ये किस चीज का बना होता है, चिटीन का बना होता है। इसका सेल वाल जो बना होता है वो चिटीन का बना होता है। और ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, किस मेथड से लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस मेथड का नाम है एब्जॉर्प्शन के मेथड से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। चौथा है प्लांटिया। प्लांटिया भी मल्टीसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक होगा और ऑटोट्रॉपिक होगा। प्लांट है तो ऑटोट्रॉपिक होगा ना, खाना कैसे बनाएगा, फोटोसिंथेसिस से। एनिमेलिया मल्टीसेलुलर है,
यूकैरियोटिक है और हेटरोट्रॉपिक है, दूसरे पे डिपेंड रहता है खाना खाने के लिए, इसलिए हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो जो खुद का खाना खुद बना ले, हेटरोट्रॉपिक जो खुद का खाना, हम जैसे हम लोग हैं खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, हम लोग डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है। नॉनवेज अगर जो खाते हैं वो एनिमल पे डिपेंड है, तो हम लोग दूसरे प्रजाति पे डिपेंड, इसलिए हम लोग हेटरोट्रॉपिक हुए। और जो ऑटोट्रॉपिक वैसे होंगे जो खुद का खाना खुद बनाएंगे। अब अगर वायरस, वायरस क्या है? एक मतलब प्रोटीन कोट जो रहता है डीएनए और आरएनए का, ये बेसिकली कनेक्टिंग लिंक है, स्थापित करता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। और इसलिए कई जगह ये दिया जाता है, अगर किसी से पूछा जाए कि वायरस क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो लोग बोलने से बचते हैं कि नहीं वायरस तो लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, ना उसको लिविंग कह सकते हैं ना नॉन लिविंग कह सकते हैं। कभी कभी एज अ लिविंग भी एक्ट करता है, कभी कभी एज अ नॉन लिविंग भी एक्ट करता है। तो इसलिए बताया गया है कि एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, और इसको एक होस्ट चाहिए। एक क्या चाहिए? हो, जैसे कोरोना वायरस क्या बोला, घर में पैक रहिए, आप बाहर मत निकलो, क्योंकि आप बाहर निकलोगे आप वायरस को एक होस्ट दे दोगे, आप खुद होस्ट बन जाओगे। तो इसको होस्ट चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए। और ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? लेविन्स्की के द्वारा डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया गया था? 1892 में डिस्कवर किया गया था। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वीडियो पॉज करके उसको लिखते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि जो छाड़ने वाला है। चलिए अब अगला है प्लांट किंगडम, इसको प्लांटिया, इसका क्लासिफिकेशन। बेसिकली प्लांट को कैटेगराइज किया गया है उनके बॉडी और जो वेस्कुलर टिश्यू और सीड का जो प्रेजेंस है उसके आधार पे। पहला क्या है? थैलोफाइट। पहला क्या है? थैलोफाइट। थैलोफाइट क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, लैक ट्रू रूट स्टेम स्लिप्स। यानी थैलोफाइट वैसे होते हैं कि ये अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होते हैं, इसमें रूट नहीं होता है, स्टेम और लिप्स नहीं होता, लैक, देख रहे हैं ना, कमी होती है उसकी। दूसरा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या है? ये नॉन वेस्कुलर है और ये प्लांट किंगडम का, इसको एम्फीबियन भी कहते हैं। जैसे एम्फीबियन का अगर एग्जांपल पूछे तो फ्रॉग देते हो ना, तो वैसे प्लांट किंगडम का अगर कोई एम्फीबियन है जो कि पानी में भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, तो वो ब्रायोफाइट है। इसका एग्जाम्पल है मोसेस। अब अगला है पेट्रियोडोफाइट। इसमें क्या होता है? इसमें ट्रू रूट होता है। जैसे ऊपर में तुम देखे थैलोफाइट में, यहाँ थैलोफाइट में यहाँ क्या था? लैक ऑफ ट्रू रूट था। बट पेट्रियोडोफाइट में क्या है कि ट्रू रूट होते हैं, स्टेम भी होंगे, लिप्स भी होंगे और वेस्कुलर टिश्यू भी होंगे। इसके एग्जांपल फर्न्स होंगे। एग्जांपल जरूर याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा यहाँ से। स्पर्मेटोफाइट क्या होता है? वो फ्लोरल प्लांट होते हैं जो कि सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको फ्लोरल प्लांट बोलेंगे और स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जिसका सीड नेक्ड हो, नहीं खुला हुआ हो, जिस उसमें क्या फ्लावर होगा? नहीं होगा। फ्रूट होगा? नहीं होगा। जैसे पाइन ट्री, पाइन ट्री इसका एग्जांपल है। एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो कि सीड को प्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट के अंदर में इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। डाइकॉट यानी दो कॉटिलेडन होगा। डाई मतलब दो, डाई मतलब दो कॉटिलेडन होगा। एक वेन का नेटवर्क है। और टैप रूट सिस्टम, जैसे रोजेस और बीन्स, इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। मोनोकॉट एक ही कॉटिलेडन होगा। टैप रूट सिस्टम समझते हो ना, ऐसा रहेगा और इसमें छोटा छोटा निकला। फाइब्रस क्या होता है कि सब छोटा छोटा कौन होगा? मेन पता नहीं। ये फाइब्रस का एग्जांपल है और ये टैप रूट का एग्जांपल है। टैप रूट मतलब बीच वाला एक मेन होगा, उसे छोटे छोटे निकले होंगे। और फाइब्रस में कोई मेन नहीं होगा, सब इधर उधर निकला होगा। तो वही डाइकॉट जो है उसमें दो कॉटिलेडन है, वेन्स का नेटवर्क है, टैप रूट सिस्टम है, रोजेस और बीन्स। मोनोकॉट केवल वन कॉटिलेडन है, पैरेलल वेन्स होते हैं और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। इसका फाइब्रस भी आपको हम बता दिए, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। जैसे ग्रासेस हो गए, लिलीज हो। प्लांट मोर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे। रूट सिस्टम, रूट का काम क्या होता है कि जमीन के अंदर से, सॉइल के अंदर से क्या करें? वाटर और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करे। वाटर और न्यूट्रिशन को क्या करे? वो एब्जॉर्ब करने का काम करे। और रूट्स के दो प्रकार बता ही चुके हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट का ये हो गया, टैप रूट ये हो गया। मतलब कि टैप रूट में बीच में एक मेन होगा, बाकी सब छोटे छोटे फाइबर होंगे। और फाइब्रस में सब फाइब्रस की होगा, छोटे छोटे होंगे, कोई मेन नहीं होगा। स्टेम क्या होता है? बेसिकली प्लांट को सपोर्ट करता है। और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन इंक्लूड, इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? राइजोम्स, इसके एग्जांपल कौन? जिंजर, टर्मरिक, अदरक, हल्दी। ट्यूबर्स और मतलब पोटैटो, ये सब क्या है? स्टेम है। फ्लावर, फ्लावर का बेसिकली जो क्वेश्चन पूछेगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो क्या होता है? मेल के बारे में अगर बोले तो बस स्टैमेन, स्टैमेन मेल को बोलते हैं फ्लावर में। और एंथर जो होता है वो पॉलेन को प्रोड्यूस करता है और फिलामेंट के साथ मिल जाए। और फिर फीमेल का कार्पेल और पिस्टिल। स्टिग्मा जो है, ये एंथर तो पॉलेन को प्रोड्यूस किया, लेकिन इसको रिसीव कौन करेगा? ये स्टिग्मा करेगा। और फिर स्टाइल के साथ मिलके फिर ओवरी बनेगा। और ओवरी में क्या होगा? ओव्यूल्स होगा और फिर वो फ्रूट बन जाएगा। चलिए
अब अगला टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, फ्रूट। फ्रूट जब बन गया तब आगे क्या होगा, डेवलप फ्रॉम द ओवरी। फ्रूट कहां से डेवलप हुआ है, ओवरी से डेवलप हुआ है। और इसका काम क्या है फ्रूट का, सीड को प्रोटेक्शन देना। क्या काम है इसका, सीड को प्रोटेक्शन देना। अब एक टर्म है स्यूडोकार्प्स। स्यूडोकार्प्स बोलते हैं फॉल्स फ्रूट को, फॉल्स फ्रूट को बोलते हैं। फॉल्स फ्रूट क्या, किसको बोलेंगे, ऐसे फ्रूट जो कि डेवलप होते हैं अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर से। अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर से जो डेवलप होंगे उसको फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। एग्जाम्पल याद रखो आप लोग, एप्पल और काजू। और पेरिथेनोकार्पी एक ऐसा फ्रूट डेवलपमेंट है जो बिना फर्टिलाइजेशन के जो है वो सीडलेस फ्रूट है। जैसे बनाना, बनाना के एग्जाम आपसे एग्जाम में ये पूछेगा बनाना किस कैटेगरी में आएगा, उसको क्या बोलेंगे, पेरथेनोकार्पी। क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, सीडलेस फ्रूट को पेरथेनोकार्पी बोलते हैं। स्यूडोकार्प्स बोलते हैं फॉल्स फ्रूट को। एक एग्जांपल है एप्पल और कैजुनट। मतलब फॉल्स फ्रूट इसलिए बोले क्योंकि वो डेवलप होते हैं अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर से। चलिए अगला, तो अगला टॉपिक है हमारा प्लांट ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म, यानी प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है उसके बारे में। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं बेसिकली जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का, जाइलम काम क्या है, वाटर को और मिनरल्स को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से, रूट से पूरे प्लांट में। फ्लोएम, फ्लोएम का काम क्या है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे शुगर हो गए उसको लीफ से अदर पार्ट्स में प्लांट के क्या करना, ट्रांसफर करना। फोटोसिंथेसिस तो अभी आप लोग पढ़ के ही आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो होता है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। और जो एनर्जी में बदलता है उसका इक्वेशन क्या है बेसिकली वो जानो, 6CO2 + 6H2O। और लाइट तो चाहिए ही, तो क्या बनेगा, C6H12O6 + 6O2। तो ये C6H12O6 जो है ये क्या है बेसिकली, यही हमारा जो है ये ग्लूकोज है। ये क्या है, ये ग्लूकोज है। और ये जो ऑक्सीजन है O2 यही तो पेड़ छोड़ता है जो हम लोग लेते हैं, इसलिए तो कहा जाता है पेड़ लगाइए आप लोग। चलिए अगला क्या है, अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। ये तो पढ़ ही चुके हैं कि क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल वो कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्लास्टिड। अभी पढ़े, ऐसे रिवीजन करते रहो, कनेक्ट करके पढ़ो। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है और क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना, जो कि क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। और उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम एटम होता है उसके सेंटर में। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बोले कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ है जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। तो बेसिकली क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो सब जान रहे थे, लेकिन इसका काम क्या है कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करना। और इसमें क्या कंटेन होता है, मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम एटम होता है कहाँ, इसके सेंटर में। क्लियर है, ओके। द रेट इज मैक्सिमम इन रेड लाइट। रेड लाइट में इसका रेट सबसे ज़्यादा होता है और मिनिमम होता है वायलेट लाइट में। रेड लाइट में इसका रेट सबसे ज़्यादा होगा और वायलेट लाइट में इसका रेट सबसे क्या होगा, कम होगा। और हम लोग उस दिन फिजिक्स का भी जो प्रीवियस वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन का जो 75 क्वेश्चंस का, उसमें विबज्योर वाले कंसेप्ट भी पढ़ा चुके हैं आप लोग। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो जाके वहाँ देख सकते हैं। चलिए अगला, एनिमल किंगडम एंड सिस्टम्स। अब आते हैं, पहला क्या है, एनिमल फाइला। कौन, इन्वर्टिब्रेट। इन्वर्टिब्रेट में क्या होगा, ऑर्थोपोडा होगा, मतलब लार्जेस्ट फाइलम है ऑर्थोपोडा, जिसमें कौन कौन से आएंगे, इंसेक्ट, स्पाइडर्स, है ना, क्रस्टेंशियंस। और अदर फाइला है जो पोरीफेरा जिसको बोलते हैं। पोरीफेरा का नाम है पोर्स। पोर्स मतलब स्पंज, स्पंज। इसमें कौन कौन आएंगे, जेलीफिश, है ना, कोरल्स। और फिर प्लेटीहेलिमेंथस जो है उसके अंदर फ्लैट वॉर्म्स आएंगे। एनेलिडा है, उसमें क्या है, सेगमेंटेड वॉर्म्स है, जैसे एग्जांपल अर्थ वॉर्म्स हो गए। मोलुस्का के एग्जांपल ऑक्टोपस हो गए, स्नेल हो गए। वर्टिब्रा अब पढ़ते हैं हम लोग, जिसको क्रोडाटा भी कहते हैं। फिशेज यानी फिशेज जो कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मछलियां कोल्ड ब्लडेड होती हैं और ये सांस गिल से लेती हैं। एम्फीबियन में फ्रॉक्स का एग्जांपल हो गया, ये भी कोल्ड ब्लडेड है लेकिन एम्फीबियन है, इसलिए ये लैंड और वाटर दोनों जगह रहेंगे। और इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल से होता है और स्किन से भी होता है और लंग से भी होता है। ठीक है, रेप्टाइल्स में कौन कौन आ गए, रेप्टाइलिया में स्नेक्स आ गए, लिजार्ड आ गए, ये भी कोल्ड ब्लडेड होंगे और ये लंग से सांस लेते हैं। एप्स में कौन आएंगे, बर्ड आएंगे, ये वार्म ब्लडेड होते हैं।
और इनका जो 4 लिम्स होता है वो आगे चल के मॉडिफाई होता है 2 पंखों में। मैमेलिया में हम लोग आते हैं, ह्यूमन आएंगे, वेल आएंगे, डॉल्फिन आएंगे, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। और इनके स्किन में पसीना, आपके स्किन में पसीना आता है ना, आयल होता है ना, क्योंकि आयल ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, हेयर भी होते हैं। तो ये पहचानने का तरीका है कि मैमल को कैसे पहचानेंगे कि एक तो वार्म ब्लडेड है, दूसरा स्किन में स्वेट और आयल ग्लैंड मिलेगा और हेयर भी मिलेगा। तो बेसिकली ऑर्थोपोडा का क्या है, याद रखने वाला क्या पॉइंट, ऑर्थोपोडा क्या, इंसेक्ट, स्पाइडर, ठीक है। और अदर फाइला इंक्लूड क्या है, पोरीफेरा, इसमें स्पंजेस आएंगे, ठीक है। फिर स्नाइडेरिया में जेलीफिश, कोरल्स। फिर प्लेटी हेलमिंथेस में फ्लैटवर्म्स आ जाएगा, एनेलिडा में अर्थवर्म्स, और मोलुस्का में ऑक्टोपस, स्नेल्स, वर्टिब्रेट, क्रोडाटा। फिशेज, फिशेज कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड, रेप्टाइल भी कोल्ड ब्लडेड, लेकिन एप्स यानी बर्ड और मैमल याद रखना है वार्म ब्लडेड। बर्ड और मैमल याद रखेंगे वार्म ब्लडेड होंगे, बर्ड और मैमल में कौन आएगा, ह्यूमंस, वेल, डॉल्फिन, ये सब क्या होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे, ठीक है। और इनके जो स्किन है इसमें पहचानने का तरीका मैमल्स का कि उसमें स्वेट ग्लैंड और आयल ग्लैंड होगा और हेयर होगा। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, किसका, ह्यूमन का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पॉइंट निकल के आ सकता है। चलिए कि सबसे पहली बात, डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का है, ये मत समझना कि फूड पाइप से स्टार्ट, नहीं, आपके माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, किससे, आपके जो मुंह में लार बनता है, सलाइवा जो होता है, उसमें एक अमाइलेज होता है ना, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और खत्म कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। खत्म कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन। शुरुआत कहाँ होगा डाइजेशन का, माउथ से। खत्म कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर बाद में वेस्ट लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में जाएगा, और फिर बाद में एक्सक्रेशन हो जाएगा उसका। ओके, अब लिवर जो होता है हमारा, वो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, ये याद रखेंगे। लिवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, इसलिए लिखा है इट प्रोड्यूस बाइल, जो कि कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और इसी की वजह से हम लोग जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस कर पाते हैं, है ना, वो इसी की वजह से कर पाते हैं, वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन। और इसमें क्या क्या है कि जैसे कन्वर्ट करता है ये एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में, और जो डेड आरबीसी होते हैं उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। इसलिए देख लो कि लीवर तंदुरुस्त रहना कितना जरूरी है। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और ये बाइल जूस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में, है ना। जो बाइल जूस ये जो प्रोड्यूस किया वो कहाँ स्टोर होगा, गोल ब्लैडर में स्टोर होगा। और ये इसके वजह से हम लोग वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन करते हैं। जैसे कि एक मेटाबॉलिक फंक्शन लिवर का क्या है कि एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में क्या करना, कन्वर्ट करना, और जो आरबीसी है, जो डेड आरबीसी, उसको डिस्ट्रॉय करना। अगला पैनक्रियाज क्या है, ये लीवर के बाद जो है हमारे बॉडी का वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीवर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और ये बोथ इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और ये क्या है, पैनक्रियाटिक जूस, मतलब इसको जूस बोलते हैं, ठीक है। और ये जूस जो है ये डाइजेशन में बहुत मदद करता है। अब आ गया इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन जो बेसिकली होता है, इंसुलिन जो पैनक्रियास सेक्रेट करता है, ये आपके हमारे बॉडी में जो है ब्लड के शुगर के लेवल को जो है वो कंट्रोल करता है। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन का ही है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सबसे पहली बार डिस्कवर इसका देख लेते हैं कि डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था। सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कवर जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये विलियम हार्वे कब किया गया था, 1628 में किया गया था सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब आता है हार्ट में कितना चेंबर होता है, याद रखने आज क्वेश्चन आता है, हार्ट 4 चेंबर का होता है। और जो हार्ट हमारा धक धक करता है, धक धक, ये जो साउंड आता है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो साउंड आता है, इसी कॉन्ट्रैक्शन के साउंड को सिस्टॉल बोलते हैं, और रिलैक्सेशन के साउंड को डायस्टॉल बोलते हैं। जो हार्ट बीट का साउंड आता है, सिस्टॉल और डायस्टॉल, सिस्टोलिक साउंड एंड डायस्टोलिक साउंड। सिस्टॉल किसको बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को, सिकुड़न को। डायस्टॉल किसको बोलेंगे, रिलैक्सेशन को, ठीक है। और नॉर्मल इंसान 1 मिनट में उसका 72 बार हृदय धड़कता है। और द पेसमेकर इज द साइनो आर्ट्रियल नोड। पेसमेकर जो लगता है जिनको, वो क्या है, एक साइनो आर्टियल नोड है, कौन, पेसमेकर।
चलिए, ब्लड वेसल आ गया। अब आर्टरी का काम क्या है, देखो जो क्वेश्चन आएगा वो देखो। आर्टरी का काम क्या है? आर्टरी का काम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना, हार्ट से ले आना। और पल्मनरी आर्टरी का काम क्या है, वो एक्सेप्शन है, उल्टा हो जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड होगा। वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है कहां तक, हार्ट के पास ले जाता है, और पल्मनरी वेन जो होगा वो उल्टा करेगा। मतलब क्या, बेसिकली समझने वाली बात इसमें क्या है, समझने वाली बात ये है कि जो हमारा आर्टरी है, जो हमारा ये आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखना ये कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अगर इसी में पल्मनरी आर्टरी आ जाएगा, अगर यही पल्मनरी आर्टरी आ जाएगा तो याद रखना पल्मनरी नाम लगने से ही अब ये कैसा ब्लड लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसी तरह वेन्स जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, लेकिन जब पल्मनरी वेन की बात आएगा तो इसका उल्टा, यानी जब वेन डीऑक्सीजनेटेड है तो पल्मनरी वेन क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। याद रखेंगे कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मनरी आर्टरी क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन अगर होगा आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मनरी वेन क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें क्या क्या कंटेन होता है, आरबीसी, आरबीसी में ही होमोग्लोबिन होता है जो आयरन कंटेनिंग होता है, हेमाटाइट, HEMO, होमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। और इसमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। और आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फैलाता है। WBC क्या होता है, ये हमारा इम्यून सेल है और इसमें न्यूक्लियस होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा, WBC में न्यूक्लियस होगा। आरबीसी का एक पॉइंट याद रखेंगे, इसमें देखिए लैक क्या, न्यूक्लियस नहीं है, और इसमें हैव न्यूक्लियाई, इसमें है। ठीक है। प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, और एक आम इंसान में कितना, तकरीबन 1.5 लाख प्लेटलेट्स मिनिमम, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। ब्लड ग्रुप, अब आते हैं ब्लड ग्रुप जो होता है, और बेसिकली प्लेटलेट्स किस चीज़ में मदद करेगा, 1.5 लाख तो होना चाहिए, ठीक है, बट किस चीज़ में, ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड ग्रुप जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, लैंस स्टेनर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1900 में। और जो ग्रुप ओ है, ओ ग्रुप वाले ना यूनिवर्सल डोनर होते हैं, मतलब कि सबको दे सकते हैं, सबको डोनेट कर सकते हैं, ले किससे सकते हैं, सिर्फ ओ वाले से ले सकते हैं। और जो AB वाले होते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, मतलब सब से ले सकते हैं। रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर है ये। AB ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल रिसीवर है, और जो O है वो यूनिवर्सल डोनर है। चलिए, अब क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या, मतलब जो खाए पिए पचाए तचाए डाइजेशन वेशन सब हो गया, बाहर निकालो, तो वेस्ट को बाहर निकालता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है कि वेस्ट को बाहर निकालना। और इसके मेन ऑर्गन कौन है, किडनी, और इसका फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। और फिल्ट्रेशन ऑकर्स इन बोमेन्स कैप्सूल। चलिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम लोग पढ़ ही गए हैं, लेकिन इसमें जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसको एक नज़र में देख ले। तीत जो है इंसान का, वो ह्यूमंस आर क्या होते हैं, उसमें 2 सीट देते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। 20 जो दांत होते हैं वो डेवलप होते हैं 2 बार, यानी दुधा दांत जिसको कहते हैं। स्टोमक के अंदर एक एसिड होता है जिसको HCl बोलते हैं, HCl जो सेक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एंजाइम कौन, पेप्सिन, जो कि पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है कि प्रोटीन को ब्रेक करना है ना, किसमें है ना, रेनिन ब्रेक करता है मिल्क को, और पेप्सिन प्रोटीन को, और रेनिन मिल्क के अंदर जो कैसिनोजेन होता है उसको ब्रेक करता है। लीवर अभी पढ़े हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और डेड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, पढ़ चुके हैं। पैनक्रियाज इंडोक्राइन एक्सोक्राइन है, बेसिकली पढ़ चुके। पैनक्रियाटिक जूस एक कंप्लीटिक डाइजेस्टिव जूस है, और इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो होता है वो कितना बड़ा होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में लेंथ में बड़ा कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल नाम है तो ये मत समझ लीजिएगा कि छोटा होगा, नहीं, लेंथ में बड़ा कौन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, 7.5 मीटर लॉन्ग, इसलिए ये पॉइंट ऐड कर दिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी पढ़े कि किडनी है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन बोलते हैं, है ना। और इसका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। स्किन से क्या, भी स्किन से भी एक्सक्रेशन का काम होता है, पसीना निकलता है, आयल निकलता है ना। और इसमें क्या कंटेन होता है, फेरोमोन्स कंटेन होता है। लंग्स क्या आपको क्या कहते हैं, एक्सक्रेट करेगा। लंग्स क्या एक्सक्रेट करेगा, फटाफट एनीवन। लंग्स जो है वो क्या एक्सक्रेट करेगा, कोई नहीं बताएगा।
लंग जो है बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड यार एक्सक्रेट करेगा, बाहर निकालेगा। इतना कॉम्प्लेक्स किसी टॉपिक को क्यों बनाते हो? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड बस आपको डालना था, ठीक है। और किडनी के बारे में जो एक पॉइंट और जान लो कि एवरेज ब्लड जो फिल्टर्ड होता है किडनी का, वो तकरीबन कितना ब्लड फिल्टर कर सकता है? 1250 ml पर मिनट। 1250 ml पर मिनट ब्लड को किडनी फिल्टर करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं। ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? विलियम हार्वे के द्वारा। हार्ट 4 चैम्बर होता है, अभी पढ़ चुके हैं। और एक नॉर्मल इंसान में 72 बार 1 मिनट में उसका दिल धड़कता है, ठीक बात। ब्लड वेसल का भी कुछ पॉइंट देख ले कि आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्लियर है? पल्मोनरी आर्टरी किसको करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करेगा। वेन जो होता है वो कैरी करता है इम्प्योर क्या? इम्प्योर व्हाट? इम्प्योर CO2 मिक्स्ड ब्लड। इम्प्योर CO2 मिक्स्ड ब्लड को वेन जो है वो क्या करता है? वो हार्ट के पास ले जाता है। और पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करेगा? वो प्योर ले जाएगा, उल्टा कर देगा। पल्मोनरी आया वर्ड उल्टा। आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड था, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। वेन डीऑक्सीजनेटेड था, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड। बात खत्म। ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन होते हैं? प्लाज्मा होते हैं, RBC, WBC, है ना, प्लेटलेट्स, ये सब क्या होते हैं? ब्लड के कंपोनेंट होते हैं। हेमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन और ऑक्सीजन होता है। ब्लड ग्रुप किसके द्वारा? लैंडस्टेनर के द्वारा। ग्रुप ए यूनिवर्सल डोनर है, AB है यूनिवर्सल रिसिपेंट। चलिए, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम अब ये पढ़ लेते हैं। नर्वस सिस्टम बेसिकली जिसको CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले पढ़ते हैं। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है? इसमें कौन है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। इसका काम क्या है? इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। और जो पेरीफेरल यानी PNS है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। अब आ गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? आपके हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, आपके भूख को कंट्रोल करेगा, प्यास को, मूड को, सबको कंट्रोल कौन? हाइपोथैलेमस। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का काम है कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। जैसे आप खड़े हो, आप बात कर रहे हो कहीं और पीछे, और आपके हाथ जो है आग की ओर बढ़ गया, आप हाथ झट से हटा लेते हो। वो क्यों हटा लेते हो? वो वही है रिफ्लेक्स एक्शन। वो किसके वजह से होता है? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। अब इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? हार्मोन्स होते हैं बेसिकली, है ना। और हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, वो उसका फंक्शन होता है। प्यूटिटरी ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। प्यूटिटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये सारे अदर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हार्मोन किस किस चीज़ में? कि ग्रोथ के लिए जो है वो हार्मोन GH यानी ग्रोथ हार्मोन, TSH, FSH, LH और ऑक्सीटोसिन। इसमें बेसिकली आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में याद रखना है कि मास्टर ग्लैंड है जो कि अदर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और हार्मोन बेसिकली क्या है? केमिकल मैसेंजर है। ऑक्सीटोसिन ये याद रखेंगे, ऑक्सीटोसिन जो है यही लव हार्मोन है, यही लव हार्मोन है, यही लव हार्मोन है। और मिल्क एजेक्शन में भी, मिल्क मतलब दूध निकलने में भी ये मदद करता है ऑक्सीटोसिन लड़कियों। थायराइड ग्लैंड, ये थायरॉक्सिन होता है, इसमें आयोडीन होता है। और आयोडीन की कमी अगर हो गई तो आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसको ग्वाइटर कहते हैं, ग्वाइटर, ठीक है। पैनक्रियाज इंसुलिन को सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है। और उसके वजह से क्या होता है? उसके वजह से ब्लड शुगर लेवल हमारा कंट्रोल रहता है। चलिए, अब ये जो न्यूट्रिशन और हेल्थ हमारा नेक्स्ट है उस पर फोकस करते हैं। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो में कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये एनर्जी सोर्स होता है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स इसको बोलते हैं। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ग्लूकोज का फॉर्मूला तो अभी तो डिस्कस कर रहे हैं ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला फोटोसिंथेसिस वाले में बताए तो थे। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? याद रखो ये सब, C6H12O6, ये ग्लूकोज। ओके, अब फैट, फैट क्या करता है? एनर्जी देता है और हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड भी एक फैट है। प्रोटीन, प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रोटीन। और ये एमिनो एसिड का बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है? अगर क्वेश्चन पूछे तो एमिनो एसिड का बना होता है। कैसा है? तो ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये सेल फॉर्मेशन में एसेंशियल होता है और ग्रोथ में भी एसेंशियल होता है। और इसके कमी से क्या होता है? कवास्कर हो जाता है ये डिजीज, और मैरेस्मस हो जाता है। और सोयाबीन जो है रिचेस्ट है प्रोटीन का सोर्स। चलिए,
माइक्रो न्यूट्रिशन में कौन कौन आएंगे? वाइटामिन्स आएंगे। माइक्रो मतलब एकदम माइक्रो, छोटा, जो छोटे मात्रा में चाहिए। माइक्रो मतलब ज़्यादा चाहिए, सिंपल सा बात है। वाइटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। फैट सॉल्युबल वाइटामिन याद रखेंगे, कीड़ा, ये इसका ट्रिक है, कीड़ा। कीड़ा जो है मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन के जो होता है वो इफेक्टिव होता है ब्लड क्लॉटिंग में, और विटामिन ए जो होता है वो लिवर में स्टोर होता है। वाटर सॉल्युबल कौन हो गया? कीड़ा के अलावा बी और सी। और विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन सी जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं उसको, और इसके डिफिशियंसी से, विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी बीमारी होता है। मिनरल कौन कौन? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन एक्सेट्रा, ये सब चाहिए। अब डिजीज, बीमारी पढ़ लेते हैं। बेसिकली अब जो हम लोग बीमारी पढ़ने जा रहे, डिजीज है हमारा, ये समझ लो कि बस अब खत्म ही है आज का सेशन। डिजीज जो होता है वो वायरस की वजह से जो होगा, वो कौन कौन से डिजीज होंगे, जो क्वेश्चन आएगा बस उतना ही पढ़ना है, क्योंकि केवल बायोलॉजी ही तो नहीं पढ़ना, नीट तो निकालना नहीं है। तो हमको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, केवल उन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो डिजीज, जो वायरस के वजह से कौन कौन डिजीज? पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, कोविड-19। बैक्टीरिया से कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस। फंगाई से म्यूकोरमाइसिस, एथलीट फूट। पैरासाइट से मलेरिया, कालाजार। मलेरिया किसके वजह से होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। और बेसिकली ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के काटने से होता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि मच्छर कभी भी काटता नहीं है, मच्छर कभी भी काटता नहीं है, काटती है, काटती है। मच्छर काटता नहीं है, मतलब फीमेल ही काटती है। जो मेल मच्छर होता है वो सिर्फ हमिंग साउंड फैलाता है, सिर्फ जो जब तुम सोए रहते हो जो, तो फिर डिस्टर्बिंग साउंड जो आता है, हमिंग साउंड जो आता है, वो किसके वजह से होता है? मेल मच्छर की वजह से होता है। उसका काम काटना नहीं होता, उसका काम बस ये डिस्टर्बेंस। महिला जो आती है यानी फीमेल जो आती हैं वो चुपचाप आएगी, काट के निकल जाएगी, सिंपल सा बात है, ओके। अब रोनाल्ड रॉस जो हैं, ये बेसिकली रोनाल्ड कौन? रोनाल्ड रॉस। इनका क्या है कि रोनाल्ड रॉस डिस्कवर किए थे पैरासाइट का मॉस्क्यूटो गट में। एड्स किसके वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से होता है। टीबी किसके वजह से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। और BCG वैक्सीन इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन कौन है? हेमोफोलिया मतलब ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होना, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब ज़्यादा। लेकिन बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ देगा कि किस में कॉमन है? मेल में कॉमन है। किस में कॉमन है? मेल में, मेल में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। अगला, अब इन्फेक्शियस डिजीज है। अब उसमें आएंगे कम्युनिकेबल डिजीज। जो डिजीज कम्युनिकेबल है मतलब फैलता है बेसिकली, तो ये दीज आर कॉज्ड बाय पैथोजन। ये पैथोजन की वजह से होता है और पर्सन टू पर्सन ये फैलता है। अब इसके कुछ क्या है, कौन कौन से डिजीज है वो देख लेते, जो वायरल डिजीज है। एड्स HIV की वजह से, कोविड-19 SARS CoV-2 की वजह से, डेंगू फीवर एडिस मॉस्क्यूटो के, और चिकनगुनिया एडिस मॉस्क्यूटो, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, पोलियो वायरस से, हेपेटाइटिस जो होगा ABCDE, जो हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस C किसकी वजह से? ये भी वायरस। रेबीज, मिसल्स, मम्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ये जो लीची का समय आता है तो होने लगता है। बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन से आ जाएंगे? बैक्टीरियल डिजीज में आ जाएंगे वही जैपनीज इंसेफ्लाइटिस जो होता है लीची के समय में होगा, जब लीची का समय रहेगा, गंदगी की वजह से ही पनपता है। बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन से आएंगे? ट्यूबरक्लोसिस यानी TB, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। कोलेरा होता है वाइब्रियो कोलेरा की वजह से होता है। फीवर जो होता है वो साल्मोनेला टाइफाइड की वजह से होता है। टेटनस जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से होता है। लेप्रोसी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम के लेप्री की वजह से, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से लेप्रोसी होगा, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से TB होगा, और माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से लेप्रोसी होगा। डिप्थेरिया, पर्टोसिस और वुफिंग कफ जो होता है ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। और प्लेग जो होता है ये येरसिनिया पेस्टिस की वजह से, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है जितना। अब प्रोटोजोआ डिजीज को देख लेते हैं। मलेरिया किसकी वजह से? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। और प्लाज्मोडियम, कालाजार जो होता है लिस्मानिया के वजह से, है ना। और फैलता किसकी वजह से? सैंड फ्लाई की वजह से फैलता है। अमोबिक डिसेंट्री किसकी वजह से होगा? तो ये भी प्रोटोजोआ डिजीज है और कॉज्ड बाय एंचाइमोबा हिस्टोलिका। स्लीपिंग सिकनेस किसके वजह से होगा? ट्राइपैनासोमा के वजह से होगा, ओके। फंगल एंड हेलमिंथिक डिजीज, फंगी की वजह से क्या होगा? रिंगवॉर्म। फंगी की वजह से क्या होगा? रिंगवॉर्म और एथलीट फूट।
हेलमिंथिंग की वजह से क्या होगा, एलिफेंटाइसिस और एस्कैरिसिस। एग्जाम में आपको यही सब क्वेश्चन आएगा, यही सब टर्म होंगे और डायरेक्टली पूछा जाएगा कि किसके वजह से होता है। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, ये नखरा नहीं कि इंग्लिश है, हिंदी है, ये है, वो नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा। हिंदी में भी लिख देगा एलिफेंटाइसिस। अब एक बात बताओ, क्यों नहीं, आज के पहले तो हिंदी क्लास लेके आ रहे थे, अब अगर इंग्लिश में ही है, अगर हिंदी में ऐसे लेते एलिफेंटाइसिस तो क्या हुआ, क्या मतलब है, तो इंग्लिश ही। तो वही चीज़ है, बायोलॉजी को हिंदी में पढ़ना और जटिल है। तो ये जैसा क्वेश्चन आता है हमको बेसिकली उस भाषा में जाना पड़ेगा। नौकरी लेना है बेटा तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सा आएगा, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट डिजीज। और इसके बारे में एक बात याद रखना, ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है। और एक कौन है, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस याद रखेंगे। डिफिशियंसी डिजीज अब हम लोग देखेंगे, किसके कमी से कौन कौन से बीमारी होती है, उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। अब वाइटामिन, किस वाइटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, बेसिकली हम लोग वो देखेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस किसके वजह से होगा, विटामिन ए की डिफिशियंसी से होगा। ठीक है, बेरी बेरी विटामिन B1 के डिफिशियंसी से होगा। क्लियर है। पैलेग्रा विटामिन B3 के डिफिशियंसी से होगा। स्कर्बी विटामिन C के डिफिशियंसी से होगा। रिकेट्स, रिकेट जो है या ऑस्टियोमैलेसिया बोलते हैं, विटामिन डी के डिफिशियंसी से होगा। एनीमिया आयरन के कमी से, विटामिन B12 के कमी से और फॉलिक एसिड के कमी से। ये सारा जो है डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आएगा। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से, तो बोलो विटामिन है। बेरी बेरी किसके कमी से, तो सीधा कहेगा अच्छा विटामिन B1। पैलेग्रा विटामिन B3, स्कर्बी विटामिन C, रिकेट्स ऑस्टियोमैलेसिया, एनीमिया आयरन की कमी से, विटामिन B12 की कमी से। क्लियर है। तो हमारा सेशन जो है वो बेसिकली अब बस ख़त्म ही होने की ओर है। अब लास्ट टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स की किस कमी से, यानी आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होगा, आयोडीन की कमी से होगा ग्वाइटर, यानी वो जो घेगा टाइप का हो जाता है वो होगा आयोडीन के कमी से, ग्वाइटर। और जेनेटिक डिजीजेस कौन, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और डाउन सिंड्रोम। तो आज का क्लास आपका ख़त्म हुआ और बेसिकली आप इस बात को ध्यान रखें कि आज की जो हमने पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, जो पूरे क्लास का सेट का जो तो चलिए अब क्लास खत्म। तो बेसिकली अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो PDF जो मैंने डिस्कस करा अभी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से ले सकते हो। क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। और ये तो केवल हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, और अगर आपका कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन और जिस भी सब्जेक्ट बोलेगा उसके क्वेश्चन भी लेके आएंगे। हर हर महादेव। तो चलिए अब क्लास खत्म। तो बेसिकली अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो PDF जो मैंने डिस्कस करा अभी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से ले सकते हो। क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। और ये तो केवल हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, और अगर आपका कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन और जिस भी सब्जेक्ट बोलेगा उसके क्वेश्चन भी लेके आएंगे। हर हर महादेव।